बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और अपने प्यारों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हम सबको इस करोना वायरस के वबा से दूर करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद, और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कह लें या फिर चैप्टर कह लें या फिर आर्टिकल कह लें या फिर असेसमेंट कह लें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका बहुत सा इंतज़ार था। बहुत से बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत इंतज़ार था, बहुत से लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंतज़ार था कि हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, हम फार्मूलाज बनाना चाहते हैं, हम अपने फाइनेंशियल बिजनेस को, हम अपने रिपोर्ट्स को और हम अपने बिज़नेस के अंदर बहुत से फार्मूलाज वगैरह या कैलकुलेशंस करना चाहते थे, जिसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना है। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत से स्टूडेंट जो है इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हमने एक्सेल को रिवीजन करना है। तो अब जो वीडियो स्टार्ट होने वाली हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हैं, तो इंतज़ार समझ लें ख़त्म हो गया अब। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग सिर्फ इंट्रो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर हमारा है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या है एक्चुअली, हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, वर्कबुक कैसे बनाई जाती है, वर्कबुक होता क्या है, बैक स्टेज व्यू के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंटिंग क्या होती है कि जी यार ये चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर कोशिश करूंगा कि आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर लूँ। अगर ये आज चैप्टर वाइंड अप नहीं होता है इस लेक्चर में, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट बात करूं और लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ना हो। लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाते हैं। तो एक्सेल प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोगों ने कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना। अगर तो आप लेक्चर को मिस करेंगे तो फर्दर जो आपको जितने भी टॉपिक्स हैं या फर्दर जो प्रैक्टिस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए ये बात याद रखिए कि जो पहला लेक्चर है हमारा एमएस एक्सेल का, इसके अंदर आप लोगों ने बड़े ध्यान से, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि जी सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि हमारे कोर्स के अंदर जो एमएस एक्सेल है वो 2016 है। 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करना है, मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 है और इसके बाद फर्दर जो है 19 है और इससे पहले जो है 13, 10 या 7, 8 है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं। बेसिक एलिमेंट सेम, लेकिन थोड़ी सी जो तब्दीलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके अंदर फीचर्स के जो है ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फीचर थीम्स वगैरह का बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अगर हमारा इससे पिछला जो कोर्स था उसके अंदर 2010 इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके अंदर डिज़ाइन टैब नहीं होती थी, जबकि 2016 में डिज़ाइन टैब भी अब आ चुकी है। तो जो लोग सीए के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ेंगे उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 2016 को इस्तेमाल करें और विंडोज़ 10 इस्तेमाल करें। तो बाकी जो लोग हैं जो सीए नहीं कर रहे और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2010 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप 16 करेंगे और मेरे लेक्चर जो है 2016 के मुताबिक हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने ओपन कैसे करना है। अगर तो इंस्टॉल है तो सबसे पहले आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने फिर इसको ओपन करना है। अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं मौजूद तो मार्केट से परचेज़ कर सकता है। सीडीज़ या डीवीडीज़ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, वो वहाँ से परचेज़ कर सकता है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो यूएसबी के थ्रू जो है वो मुझसे ले सकते हैं
या फिर अगर फिर भी किसी को ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको गूगल ड्राइव या गूगल मेल या कुछ लिंक वगैरह ऐसे प्रोवाइड कर लूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेशन का तरीका जो है वो मैं बता दूंगा, और उसके लिए मैं एक्टिवेशन की नई वीडियो जो है वो अपलोड कर लूँगा। और फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इवन यहाँ तक कि आप अपने विंडो को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है। विंडोज़ 10 में ऐसा होता है कि जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट हुए होते हैं। मतलब सबसे पहले आपके पास ए आ जाएगा, देन बी, सी। तो इट मीन एक्सेल हमारे पास ई से स्टार्ट होता है। एक्सेल का जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पर ई से मिलेगा। तो आपने ऐसा करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है यहाँ से, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आपको मिल जाएगा एक्सेल यहाँ से। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने सिंपल, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप डायरेक्ट एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपल यार यहाँ पर लिखें EXCEL एक्सेल लिखेंगे। तो अगर आपके पास इंस्टॉल होगा तो ये आ जाएगा एक्सेल। आप इसको ओपन करें तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे। तो ओपन करने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने करना क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं कि एक्सेल का काम क्या है। चैप्टर के मुताबिक हम लोग ज़रा इसके इंट्रो की तरफ चले जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें, यहाँ पर देखें, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 है, और प्रैक्टिकल यूज़ भी वो बता रहे हैं। कहता है डेफिनेशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड द सुकेसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। वो कहता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ही प्रोडक्टिविटी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिस कंपनी ने, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया विंडोज़ को, उसी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, मतलब MS ऑफिस को भी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी उन्होंने ही बनाया। और फिर वो कहते हैं कि इट इज़ द सुकेसर टू, मतलब ये अप वर्जन है या उससे आगे है। 2013 से अगला वर्जन जो है वो 2016 का है। कहते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर वो बता रहा है कि जी ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा वगैरह वगैरह। खैर, इसको जाने दें। अब वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये बड़ा सवाल होता है बच्चों का कि हम सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, मैंने आपको इन शॉर्ट ये बताया कि आप जो है क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने न्यूमेरिक कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो उस वक्त आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो ये है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इंसान जो है कैलकुलेशन कर रहा है, मैनुअल कैलकुलेशन, उससे छुटकारा हासिल कर सके और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन या फार्मूलाज की मदद से जो क्विक कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सके। तो हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज सबसेंशनल पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेक इट यूज़फुल फॉर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस यूज़। मतलब हाँ जी, यहाँ पर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजनेस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ का मतलब है, मिसाल के तौर पे आप घर में मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट बना रहे हैं, बजट रिपोर्ट बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं, जो अपने लिए बना रहे हैं, कितना खर्चा हो चुका है, कितना रह गया है, कितनी मैंने सेविंग की, अकाउंट फलां अकाउंट में मेरे कितने पैसे रह गए हैं, फलां। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आप MS एक्सेल में कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो कहता है बिजनेस यूज़ के अंदर आप सैलरी शीट बना सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट बना सकते हैं, आप एड्रेस शीट बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कहता है कि इट इज़ यूज टू एनालाइज, ट्रैक एंड टेबुलेट नंबर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा। It is the most common spreadsheet tools even available as soon online tool for easy access। तो कहता है कि यार अगर आप यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन एक्सेस भी करवा सकते हैं। बहरहाल वो कहता है कि और भी एग्जांपल हैं इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले वो कहता है कि इट इज़ यूज फॉर द मैनेज पर्सनल फाइनेंसेस। मतलब आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस जो है, अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल फाइनेंसेस का मतलब है कि घर की रिपोर्ट बना रहे हैं, घर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कितना पैसा आपका कहाँ लगा, कितना खर्च हुआ, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज पर्सनल फाइनेंसेस या पर्सनल फाइनेंसेस कहलाती हैं।
अच्छा, वो कहता है कि सेकंड जो है वो कहता है कि मैनेज बिजनेस फाइनेंसिस। बिजनेस फाइनेंसिस की भी मैंने बात की कि जैसे मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दे दी है, कितनी रह गई है, कितने लोग रह गए हैं, कितनों को दे दी है, ठीक है, और उनकी डिडक्शन क्या है, उनके फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनकम टैक्स है वो कितना है, अगर किसी ने कोई इंस्टॉलमेंट प्लान किया हुआ है तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी डिडक्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास जो है बिजनेस फाइनेंसिस के अंदर आएंगे। उसके बाद वो कहता है कि क्रिएट ए कैलेंडर बनाने के लिए भी जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है प्लान एंड मैनेज आ प्रोजेक्ट और इवेंट, मतलब आप कहते हैं कि आप कोई इवेंट या प्रोजेक्ट को भी प्लान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि बहुत से बड़े प्रोजेक्ट या बड़े इवेंट्स जो होते हैं, इवन छोटे इवेंट्स के लिए भी आप उनको बाय पार्ट्स कन्वर्ट कर लेते हैं, और बाय पार्ट कन्वर्ट करने के बाद आप ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि जी किस इवेंट में मेरे कितने खर्च हो रहे हैं, कितने एक्सपेंस आ रहे हैं, कितने वगैरह वगैरह। ये तो ये सारी चीज़ें जो है आप डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट इवेंट और मैनेजिंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद है क्रिएट लिस्ट। आप जी हाँ जी आप एड्रेस लिस्ट बना सकते हैं जी। एक्सेल कन्वीनियंट टेबुलर लेआउट टू मेक इट ईजी टू फॉर्मेट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स की जो है लिस्ट आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज़ यूज टू मेंटेन एन एड्रेस बुक। हाँ जी, एड्रेस बुक भी बना सकते हैं आप, इसके अंदर एड्रेस बुक भी बना सकते हैं। अगर आपको एड्रेस बुक बनानी है तो वो मेंशन कर सकते हैं, नाम लिखें, नाम लिखने के बाद नेक्स्ट आगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, और उसके बाद उसका हाउस एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले डाटा इन चार्ट्स। हाँ जी, आप जो डाटा है उसको चार्ट में भी दिखा सकते हैं कि चार्ट में आपका डाटा जो है वो किस तरह शो होगा। उसके बाद है लॉग टाइम इन टाइम शीट्स। अच्छा हाँ जी, आपने जो टाइम शीट्स है वो कितनी दफ़ा लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है, तो ये जो हिस्ट्री है या रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एम एस एक्सेल को हमने ओपन कर लिया है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से जो हैं टूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, इसको हम देखते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एक्सेल को समझकर आप इसको एंजॉय करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इसका देखेंगे कि इंट्रो इसका क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल करना भी सीखें कि इस्तेमाल इसको कैसे किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रो, कॉलम, सेल, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, रिबन, टैब्स, मेन्यू वगैरह, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो वैसे तो आपको यहाँ से भी समझ आ सकती है, लेकिन मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ। आपने जब ओपन किया, ओपन जब आप करेंगे तो आपने करना क्या है, जो ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। जब आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह ये ओपन हो जाती है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ होती है उसका टाइटल ज़रूर होता है, उसका नाम ज़रूर होता है। तो जब हम वर्कबुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास जहन में जो चीज़ आती है वो होता है उसका टाइटल। तो इसका टाइटल है बुक 1। बुक 1 जो है वो हमारे पास इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है। जब तक हम इस वर्कबुक को नाम नहीं दे देते तब तक इसका टाइटल जो है वो बुक 1 है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इंसान से मिलें और उसका कोई टाइटल ना हो या उसका कोई नाम ना पता हो तो हम यही कह लेते हैं। और अगर आपको 3 इंसान मिलें तो आप ये कह लेते हैं कि एक इंसान 1, इंसान 2, इंसान 3, इस तरह कह लेते हैं। या फिर आप ये कह लेते हैं कि आपके पास पर्सन 1, पर्सन 2 या पर्सन 3, जो आप इस तरह भी कह सकते हैं जब आपको ना पता हो। और उसके बाद जब आप रीनेम कर लेते हैं तो फिर आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप उसको एल्बर्ट नाम दे सकते हैं, आप उसको आसिम नाम दे सकते हैं, आप उसको कामरान नाम दे सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके पास जब आप किसी भी वर्कबुक का नाम रख लेते हैं तो नाम रखने से बड़ी आसानी से आपके पास पहचान हो जाती है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि नाम किस लिहाज से रखना चाहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नेम रखना चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नेम की बात करूँ, मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं और हर एक की अपनी एक्सेल फ़ाइल है, तो एक कामरान जो नाम है वो अपनी फ़ाइल को अपने नाम से रख लेगा। या अगर हम सब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और तो फिर हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट का नाम लिख लें। हम हो सकता है ऑफिस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के नेम से लिख लें। हम हो सकता है कंप्यूटर लैब के नाम से उसका नेम रख लें। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप जो है जो नेम है वो सेट कैसे करना चाहते हैं। नाम उसका जो है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस रखना चाहते हैं या विद रिस्पेक्ट टू नेम रखना चाहते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। अच्छा, जो हम चलते हैं
तो ये नज़र आ रहा होगा आपको, बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो बुक 1 है ये इसका टाइटल है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एन कर दूँ, कंट्रोल एन, तो ये आपके पास ये देखें यहाँ पर बुक 2 लिखी हुई है आ जाएगी। इट मीन कि मेरे पास 2 वर्क बुक ओपन हो चुकी हैं। ये देखें, ये बुक 1 है और ये बुक 2 है। ठीक है, इसी तरह मैं नई और ओपन करूँगा तो वो बुक 3 होगी, एंड सो ऑन, बुक 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अच्छा, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ से, दोनों को एक मेरे पास ओपन होगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बार है, ये हमारे पास मेन्यू बार है। फाइल, अच्छा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, मतलब ये हमारे पास मेन्यू बार है। और हर एक मेन्यू बार का या हर एक टैब, इसको टैब भी बोला जाता है, इसको मेन्यू भी बोला जाता है। हर एक मेन्यू का अपना एक स्टैंडर्ड बार है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक हो गया। ये जो स्टैंडर्ड बार है ये हमें कैटेगराइज किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मेन्यू। मतलब होम टैब का मतलब ये है कि हम इस टैब को इस्तेमाल करेंगे, जो टैब हम या जो फंक्शंस हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो होम टैब में होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यार ये वाली जो टैब है ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये होम टैब में। इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम मैप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम लिंक्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम फिल्टर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है, या हम टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, शेप्स वगैरह इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हम इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे। उसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो हमें कैटेगराइजेशन दी हुई है वो है विद रिस्पेक्ट टू पेज। हम पेज का कलर सेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसका साइज़ डेफिनेटली हम जब प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे पास पेज की लिमिटेशंस भी तो पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम पेज लेआउट में पढ़ेंगे। उसके बाद है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब बड़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला टैब में कुछ फंक्शंस और फार्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो फार्मूला टैब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने एडवांस एक्सेल का नाम सुना होगा, तो एडवांस एक्सेल जो है वो सारा का सारा फार्मूला टैब ही है। तो हम नेक्स्ट जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद है डाटा टैब। तो डाटा को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, मतलब इस बाहर से जो डाटा है आपकी मेमोरी में जो मौजूद पड़ा हुआ है, ई ड्राइव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, वहाँ पर जो डाटा मौजूद है वो उठाकर आप यहाँ ले आएँ, ये यहाँ से उठा के बाहर ले जाएँ, तो वो डाटा टैब में हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट 2-3 लेक्चर या सॉरी 2-3 चैप्टर्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा डाटा कंटेंट्स का, तो उसमें हम डाटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना भी सीखेंगे। उसके बाद है रिव्यू। एक तो होता है लफ्ज़ व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना, और रिव्यू का मतलब होता है एक चीज़ आपके पास फाइनल हो चुकी है और एंड पे आप दोबारा देख रहे हैं, उसको कहते हैं रिव्यू। तो रिव्यू में क्या चीज़ें हम चेक करते हैं यार? रिव्यू में हम चेक करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कोई। हम लोग वहाँ चेक करते हैं कि हमारी वर्कबुक का साइज़ क्या है। अच्छा, उसके बाद रिव्यू में हम ये भी चेक करते हैं कि क्या अब हमारी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो ये चीज़ें भी हम रिव्यू में देखते हैं। तो व्यू में क्या है? व्यू में हम वर्कबुक के व्यूज़ देखेंगे, हम फार्मूला बार, हेडिंग, ग्रिड लाइंस को शो या हाइड करवाएं, ये चीज़ें हम देखेंगे, और वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर जूम लेवल जो है, जूम इन जूम आउट वगैरह को हम यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद है हेल्प। हेल्प जब हमने लेनी होगी तो हम हेल्प टैब को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँगा। आपने देखा है कि यहाँ पर ये आपको सेपरेट लाइन नज़र आ रही है, इसको हम रिबन भी बोलते हैं। ये आपके पास ग्रुप है जो कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये आपके पास फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, और ये जो आपके पास जिस लाइन ने इसको सेपरेट किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप रिबन बोलते हैं। इट मीन कि अलाइनमेंट ग्रुप है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अलाइनमेंट रिबन है जिसके अंदर ये मौजूद है। अच्छा, या अलाइनमेंट रिबन ने इस ग्रुप को बनाया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेम बॉक्स की तरफ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग कॉलम एंड रो के कम्बिनेशन से सेल का नाम रख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये है हमारे पास कॉलम और ये रोज़ हैं, तो मेरे पास ये आ जाता है H8। तो H8 जो है वो इस सेल का नाम है। इसी तरह इस सेल का नाम हमारे पास C5, इस सेल का नाम P11, ये देखें हाईलाइट भी हो रहा है, T7, इसी तरह K14, इसी तरह ये R18। अच्छा, ये जो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप अगर देखें तो ये नेम बॉक्स पे भी शो हो रहे हैं। देखें C7, G12, J8, J14, F13 और इसी तरह T4। तो ये बेसिकली नेम बॉक्स होता है जो कि आपको नेम का बताता है, नेम का बताता है या रेंज का बताता है कि रेंज कितनी है। इसी तरह अगर आपको सिलेक्ट करना है
यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक, और इसको ड्रैग करवा दिया। अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, होल्ड ही किया हुआ है मैंने। और देखें ऊपर लिखा हुआ है 10 रो मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम, तो हमें ये कॉलम और रो का मल्टीपल भी बताता है। देखें 10 रो मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम, नेम बॉक्स में अगर आप देखें। इसी तरह 8 रो मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम, तो ये चीज़ें भी हमें ये बताता है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास फार्मूला बार, जहाँ पर हम फार्मूलाज एंटर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे, जब हम फार्मूलाज वगैरह स्टार्ट करेंगे, फार्मूला एंटर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला बार क्या है। यहाँ से आप फार्मूला को एंटर कर लेते हैं और यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं फार्मूला को। और एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन को, अगर जो आपके फार्मूलाज ऑलरेडी या फंक्शंस मौजूद हैं तो उसको एंटर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से आपका फंक्शन जो है वो इंसर्ट हो जाता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, शिफ्ट F3 जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो भी शॉर्टकट की इस्तेमाल करूं उसमें आपको जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से बता दूं। तो शिफ्ट F3 जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, यहाँ से हम फंक्शन कीज़ को देख लेते हैं। हम फंक्शन कीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये आपके पास आगे फंक्शन की शिफ्ट एंड F3 जो है, इससे आपके पास फंक्शन, ये देखें इंसर्ट फंक्शन आ गया। तो शिफ्ट F3 जब आप प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास फार्मूला जो है वो एंटर हो जाएगा। जो भी फार्मूला यहाँ सर्च, फर्स्ट करें मैं सम का फार्मूला सर्च करता हूँ, गो करता हूँ, तो यहाँ पर देखें सम का फार्मूला एंटर हो जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला एंटर हो जाएगा। नंबर 1 मैं फर्स्ट करें 2 दे देता हूँ, नंबर 2 जो है वो मैं 3 दे देता हूँ, नंबर 5। तो इन तीनों का सम करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? 5 एंड 3 8 और 2 10। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया 10। तो इंशाल्लाह हम इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि शीट, ये शीट है आपके पास जी, मुकम्मल शीट है। इसकी मैं आपको बता देता हूँ इसका साइज़ क्या है। ये शीट मैक्सिमम रो कितनी होती हैं, आपने करना ये है। मैं दोबारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की तरफ चला जाता हूँ। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन किया। अच्छा जी, इसकी जो लास्ट आप ये कह लें कि जो लिमिट है या लास्ट जो रो है वो है 10,48,576। इसको आपने बड़ा डायरेक्टली कैसे जाना है? अगर आप ऐसे एरो डाउन की से जाएंगे तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपने करना ये है कंट्रोल एंड एरो डाउन, तो आपको वो लास्ट रो पे ले जाएगा। तो इसके बाद कोई और नेक्स्ट रो नहीं है। ये देखें, तो 10,48,576 अगर किसी को याद नहीं रहता तो आप, बड़ी सिंपल सा तरीका है, इक्वल टू, मैं बता देता हूँ, 2 की पावर ये है 20 होता है जी। 2 की पावर 20 जो होता है वो आपके पास हो जाए। देखें 10,48,576, 10,48,576। तो ये बड़ा आसान तरीका है। 2 की पावर 20 जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो होती है। इसी तरह वापस अगर आपने ऊपर जाना है तो आपने कंट्रोल एरो अप जो है प्रेस करना है, तो आप फर्स्ट वाले पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपने लास्ट कॉलम चेक करना है तो लास्ट कॉलम आपके पास होता है XFD। तो कंट्रोल एंड फॉरवर्ड एरो, ये देखें लास्ट आपके पास जो है वो आ गया XFD। तो ये बेसिकली आपके पास लास्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद वापस इस पे जाना है तो वो भी आसान है, कंट्रोल एंड बैकवर्ड एरो। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह हम यहाँ से शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड सो ऑन। और डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये आपके पास है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है जी, और फिर हम देखते हैं ये आपके पास स्टेटस बार आ गया, ये कंट्रोल बार आ गया। यहाँ से जूम लेवल, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास पेज ब्रेक व्यू आ गए, ये नॉर्मल व्यू है। ये आपके पास पेज लेआउट व्यू आ गया कि मतलब आपने जो पेज सेलेक्ट किया हुआ है उसमें कितना डाटा जो है वो आ सकता है। मतलब अगर मैं पेज के लिहाज से बात करूँ तो हमारे पास ये देखें कुछ इतना साइज़ हो सकता है पेज का। और इसी के अंदर हम लिखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है एंड सो ऑन। और इसी तरह ये है हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू एक्चुअली हमें ये बताता है कि हमारे पास जितना डाटा लिखा होता है वो डाटा रहता है, बाकी जो है फर्स्ट करें मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू करता हूँ तो बाकी वो कट हो जाता है डाटा। मतलब आपने 10 यहाँ लिखा हुआ है तो इतना ही डाटा यहाँ तक इस पेज को रखेगा और बाकी कट कर देगा। अगर मैं यहाँ से ही आगे डाटा लिखना शुरू कर दूँ,
ठीक है, तो ये मज़ीद पेज को बढ़ा देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम फिर सेकंड लेक्चर को कल स्टार्ट करेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी हमने बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं, बहुत सी चीज़ें देखनी हैं, तो चैप्टर नंबर 4 में भी बाकी चीज़ें भी रहती हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास अभी तो हमने लेआउट ही पढ़ा, लेकिन मैंने आपको बुक से ज़्यादा लेआउट जो है बड़ी डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। अभी हमने बेस अ न्यू ब्लैंक वर्क बुक कैसे ओपन करते हैं, और ये चीज़ें जो है हमने इंशाल्लाह आगे जाके पढ़नी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।